नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो आपकी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जैसे नोसेट, आरआरबी एंड अदर जो भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिल सके। आप एडी वर्ल्ड एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द नर्स assessing the apical heart rate of several different newborns infants noted that which heart rate is normal for दिस न्यूबॉर्न पॉपुलेशन। कि एक नर्स है जो असेस करे पाइकल पल्स से हार्ट रेट काफी सारे न्यूबॉर्न्स के अंदर। तो इनके अंदर जो नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो कौन सी होने वाले। सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूबॉर्न के बारे में। न्यूबॉर्न के बारे में, न्यूबॉर्न और नियोनेट एक ही चीज होती है। नियोनेट, अगर न्यूनेट और न्यूबॉर्न का अपन एज ग्रुप देखें तो एज ग्रुप यहाँ पे 0 से लेकर 28 डेज के बच्चे को यहाँ पे न्यूबॉर्न और न्यूनेट काउंट किया जाता है। सबसे न्यूबॉर्न के अंदर भी, न्यूनेट के अंदर होता है एक अर्ली न्यूनेट या फिर लेट न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट की बात करें तो 0 से 7 डेज का काउंट किया जाता है। यहाँ पे 8 दिन से लेकर 28 डेज तक के बच्चे को यहाँ पे काउंट करते हैं लेट न्यूनेट के अंदर। यहाँ पे इन्फेंट की अगर बात करें तो इन्फेंट 29 डेज से लेके 1 ईयर के बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है। यहाँ पे न्यूबॉर्न न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल हार्ट रेट पूछी गई है, अपाइकल हार्ट रेट। सबसे पहले अपन बात करते हैं 90 बीट पर मिनट। तो 90 बीट पर मिनट यहाँ पे आंसर नहीं होगा। अगर सबसे अपन बात करें हार्ट रेट या फिर पल्स रेट इन न्यूबॉर्न की बात करें तो यहाँ पे हार्ट रेट या पल्स रेट आपको देखने को 122 से लेके 160 बीट पर मिनट। ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये बच्चे के न्यू नेट के अंदर आपको हार्ट रेट देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन अपन यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे 190 बीट पर मिनट, ये रॉन्ग आंसर होगा। 180 बीट पर मिनट, ये भी यहाँ पे रॉन्ग आंसर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन 2 140 बीट पर मिनट। तो यहाँ पे राइट आंसर ये रहने वाला है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया के अंदर आएगी। ब्रेडिकार्डिया इन न्यूबॉर्न। अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट के अंदर ब्रेडिकार्डिया कब से होता है? लेस देन 60 बीट पर मिनट। अगर पल्स रेट लेस देन 60 से नीचे आ जाएगी तो उसको बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया। इन टेकिकार्डिया की बात करें तो ये सब 190 बीट पर मिनट टेकिकार्डिया काउंट होगी न्यूबॉर्न के अंदर टेकिकार्डिया। एडल्ट के अंदर टेकिकार्डिया की बात करें, एडल्ट के अंदर ये होगी ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट। एडल्ट के अंदर पल्स रेट 100 से ऊपर हो जाएगी बीट पर मिनट, तो यहाँ पे काउंट करेंगे उसको टेकिकार्डिया के अंदर। 180 बीट पर मिनट है। अगर यहाँ पे बच्चा क्राइंग, अगर कंडीशन दे दे क्राइंग, तो अगर बच्चा क्राइंग करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो यहाँ पे 180 है वो भी यहाँ पे नॉर्मल मानी जाएगी। तो आपको यहाँ पे इसको भी नॉर्मल काउंट करना है। अगर 180 बीट पर मिनट क्राइंग कंडीशन के अंदर आती है तो इसको आपको क्या करना है? नॉर्मल कंसिडर करना है। क्राइंग कंडीशन के अंदर 180 है वो नॉर्मल मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर prescribe a dose of intravenous IV potassium chloride for a client. When administering the IV potassium chloride, which action should the nurse take? कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने IV पोटेशियम क्लोराइड प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट को, तो नर्स कौन सी जो बात है वो
कौन सा जो एक्शन है वो नर्स लेगी अगर पोटेशियम को एडमिनिस्ट्रेशन करना है आईवी रूट से। ऑप्शन ए की अपन बात करें, इंजेक्ट इट ए बोलस, तो कभी भी नेवर नेवर पोटेशियम नेवर नेवर इंजेक्शन केसीएल आईवी, कभी भी आईवी केसीएल को आपको नहीं देना है। यूज ए फिल्टर इन द आईवी लाइन के अंदर फिल्टर लगाने की कतई यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 4 की बात में, अप्लाई कूल कंप्रेसेस टू द आईवी साइट, आईवी साइट पे कूल कंप्रेशन लगाने से कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिससे कि पोटेशियम अगर वेन के अंदर जाएगा तो वहां पे क्या होगा, फेलेबाइटिस के चांसेस और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अगर आईवी बोलस देते हैं तो पेशेंट के अंदर कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट पेशेंट के अंदर आ सकता है। पोटेशियम के अगर नॉर्मल वैल्यू की अपन बात करें, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यहाँ पे नॉर्मल पोटेशियम का वैल्यू देखने को मिलेगा, सीरम पोटेशियम। ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट होने वाला है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा 3, डाइल्यूट इट पर मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन, हमेशा डाइल्यूट करके लगाना है। जो केसीएल का एक एम्पुल आता है, एक एम्पुल 1, तो 20 मिली इक्विवेलेंट का आता है। और जो पोटेशियम और जो कैल्शियम का एम्पुल है वो सेम तरह के दिखते हैं। तो आपको कभी भी पेशेंट को पोटेशियम लगाने से पहले 3 टाइम आपको एम्पुल को अच्छे से देख लेना है। और अगर बेस्ट है कि आईवी फ्लूइड के अंदर ही देना है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको क्या लेना है, आईवी इन्फ्यूजन पंप ले लेना है, इन्फ्यूजन पंप यूज करना है, जिससे कि आपकी रेट है वो अच्छे से मॉनिटर हो पाएगी और पेशेंट को अच्छे से डाइल्यूट करके केसीएल आपको पेशेंट को देना है। कभी भी आपको पोटेशियम आई बोलस के अंदर नहीं देना है। अगर अपन देखें हाइपर कैलीमिया के अंदर अगर ग्रेटर देन 5.1 मिली इक्विवेलेंट अगर पोटेशियम हो जाता है तो ईसीजी चेंजेस क्या आएंगे, ईसीजी चेंजेस के अंदर आपको टोल टी वेव देखने को मिलेगी, पीक या टोल टी वेव आपको हाइपर कैलीमिया के अंदर देखने को मिलेगी। हाइपर कैलीमिया के अंदर ईसीजी चेंजेस की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हाइपोकैलीमिया की बात करें, हाइपोकैलीमिया मतलब लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको यू वेव। ईसीजी के अंदर क्या मिलेगी, ईसीजी चेंजेस यू वेव प्रेजेंट अपीयर हो जाएगी ईसीजी के अंदर। इस तरह से आपको पोटेशियम के बारे में सब चीजें ध्यान रखनी है। पोटेशियम को कभी भी आईवी बोलस से नहीं देना है, आईवी बोलस से देने से यहाँ पे फेलेबाइटिस आईवी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फेलेबाइटिस देखने को मिलेगा, जिससे कि वेन है वो इरिटेट हो जाएंगी और मोस्टली अगर हो तो यहाँ पे सेंट्रल लाइन से देना प्रेफर करेंगे। तो इस तरह से आपको पोटेशियम क्लोराइड को देते टाइम बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं, द नर्स मैनेजिंग ए क्लाइंट्स The nurse managing a client post supratentorial craniotomy or should assure that client is in maintain in which position, कि एक पेशेंट का नर्स है वो पोस्ट मैनेजिंग केयर कर रही है, नर्स मैनेजिंग क्लाइंट पोस्ट सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी केयर कर रही है, तो नर्स को कौन सी पोजीशन पेशेंट को मेंटेन करनी है, नर्स पेशेंट को कौन सी पोजीशन के अंदर रखेगी। सर्जरी का नाम क्या है, पोस्ट सुप्रा क्रेनियोटोमी। तो सुप्रा क्रेनियोटोमी, क्रेनियो सुप्रा मतलब ऊपर, ये अबोव हेड सर्जरी हुई है। ये क्रेनियोटोमी मतलब क्रेनियम की मतलब सिर की सर्जरी हुई है। प्रोन पोजीशन यहाँ पे नहीं दे सकते, कभी भी हेड क्रेनियोटोमी वाले प्रोन पोजीशन नहीं देंगे तो ये हो गया रॉन्ग। सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन भी यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे अगर तीनों पोजीशन अपन दे देंगे
यहाँ पे इंक्रीज चांसेज ऑफ आईसीपी, इंक्रीज चांसेज ऑफ आईसीपी, आपको आईसीपी के चांसेस बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेट पोजीशन रहेगी सेमी फाउलर पोजीशन। इसके अलावा जो हेड है, हेड सेमी फाउलर पोजीशन विद हेड टर्न वन साइड इन न्यूट्रल पोजीशन, कि पेशेंट की जो हेड है सेमी फाउलर पोजीशन के साथ उसको न्यूट्रल पोजीशन के अंदर वन साइड के अंदर टर्न करके रखना होता है, जिससे कि जो आईसीपी बढ़ने के चांसेस जब वो मिनिमाइज हो जाएं और पेशेंट का जो ड्रेनेज है वो भी अच्छे से वहां पे हो पाएगा। तो इस तरह से पोस्ट सुप्रा टेंटोरियल क्रोनियोटोमी वाले पेशेंट के लिए बेस्ट पोजीशन रहेगी सेमी फाउलर विद हेड लेटरल साइड न्यूट्रल साइड के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक टू असेस द फेरेंजियल रिफ्लेक्स ऑन ए चाइल्ड, कि इनके अंदर कौन सा जो एक्शन है वो नर्स लेगी जिसको उसको फेरेंजियल रिफ्लेक्स, मतलब फेरेंजियल रिफ्लेक्स का मतलब है यहाँ पे गैग रिफ्लेक्स की बात हो रही है, गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स की बात हो रही है। चाइल्ड के अंदर कौन सा एक्शन है जिससे कि नर्स है वो गैग रिफ्लेक्स यहाँ पे चेक कर पाएगी। सबसे पहले बात करते हैं आस्क द क्लाइंट टू सोलो, सोलो क्लाइंट के लिए आस्क, क्लाइंट को सोलो करने के लिए बोलेंगे, तो ये यहाँ पे ऑप्शन राइट नहीं होने वाला है। ऑप्शन टू है पुल डाउन ऑन द लोअर आईलिड, आईलिड को इसमें देखने की जरूरत नहीं है कि फेरेंजियल रिफ्लेक्स से या गैग रिफ्लेक्स से पुल डाउन आईलिड्स का कोई यहाँ पे मतलब नहीं निकल जाता। सनलाइट डाउन साइन ए लाइट टुवर्ड द ब्रिज ऑफ द नोज, तो ये रेड रिफ्लेक्स के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन तीनों 1 2 3 वो एलिमिनेट हो गए हैं, तो ऑप्शन 4 अपने आप राइट हो जाएगा। फिर भी ऑप्शन 4 स्टिमुलेट द बैक ऑफ द थ्रोट विथ ए टंग डिप्रेसर, कि पेशेंट का जो थ्रोट का जो बैक है उसको स्टिमुलेट करेंगे टंग डिप्रेसर की सहायता से, जिससे कि पेशेंट को जो गैग रिफ्लेक्स है वो देखने को मिलेगा। आप गैग रिफ्लेक्स कब देखते हैं? पोस्ट एनेस्थीसिया, पोस्ट एनेस्थीसिया अगर एनेस्थीसिया दे देते हैं तो वहां पे क्या है कि जो फेरिंजियल फेरिंग्स है, गैग रिफ्लेक्स फेरिंजियल गैग रिफ्लेक्स क्या होता है? अब्सेंट हो जाता है। तो अगर आपको इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखनी है कि कुछ भी पेशेंट को देंगे, पेशेंट गैग रिफ्लेक्स जब तक अब्सेंट है तो पेशेंट को यहाँ पे एनपीओ रखा जाएगा। पोजीशन भी पेशेंट को साइड लैटरली देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वोमिटिंग वगैरह हो गई और गैग रिफ्लेक्स अब्सेंट है तो पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देना बेटर है, जिससे कि उसको एस्पिरेशन से बचाया जा सके। और पेशेंट को जब तक गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा तभी पेशेंट को कुछ खाने पीने को यहाँ पे देना है। फूड अलाउ आफ्टर रिटर्न बैक ऑफ गैग रिफ्लेक्स, कोई भी फूड या लिक्विड जो भी होगा खाने पीने की चीजें आपको हमेशा पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स को चेक करने की बाद ही देना है। अब्सेंट अगर गैग रिफ्लेक्स है तो नहीं देना है। पेशेंट को एनपीओ रखने का भी यही रीजन होता है पोस्ट ऑप के अंदर। एनेस्थेसिया अगर पड़ा है तो पेशेंट को एनपीओ रखने का यही कारण होता है कि उसके अंदर गैग रिफ्लेक्स है वो अब्सेंट होता है। अगर कुछ दे दिया जाएगा उस टाइम तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन हम बात करें, द पीडियाट्रिक नर्स स्पेशलिस्ट टीचेज नर्सिंग स्टूडेंट अबाउट मम्स, which clinical manifestation will the specialist identify as the most common complication of this disease, कि एक पीडियाट्रिक नर्स है जो बच्चों जो नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है मम्स के बारे में, कि इनके अंदर कौन सा जो मैनिफेस्टेशन है वो स्पेशली होगा कॉम्प्लिकेशन का, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स का बच्चों के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन के ऊपर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन की अपन बात करें यहाँ पे, तो
डी ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो ए रेड सोलोन टेस्टिकल, तो रेड सोलोन टेस्टिकल ये बच्चे के अंदर कॉमन नहीं होगा, न्यू बॉर्न के अंदर ये नहीं होगा, न्यू बॉर्न के पेरेंट के अंदर ये देखने को मिलता है, पेरेंट्स या फिर एडल्ट के अंदर ये देखने को मिल सकता है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा कि रेड सोलोन टेस्टिकल एडल्ट के अंदर देखने को मिलेगा, पेरेंट्स या फिर एडल्ट, एडल्टहुड बोल सकते हैं, एडल्ट के अंदर देखने को मिलेगा। पेन है, पेन होगा, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के अंदर नहीं आएगा मम्स के। ऑप्शन इम्पेयर्ड हेयरिंग है, इम्पेयर्ड हेयरिंग भी यहाँ पे नहीं आएगा। ऑप्शन सेकंड है नक्कल रिजिडिटी, तो नक्कल रिजिडिटी देखने को मिलेगा कि जो मम्स है ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस करते हैं, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस भी करता है। इसके अलावा काफी सारे अदर कॉम्प्लिकेशन भी करता है। इसके मम्स की अगर बात करें, सबसे पहले मम्स की, तो मम्स की अगर बात करें तो ये पैरामैक्सो वायरस से फैलता है, पैरामैक्सो वायरस से फैलता है। वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है, कॉन्टाजीनियस होता है, कॉन्टाजियस डिजीज होती है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे नक्कल रिजिडिटी भी देखने को मिलेगी, लेकिन मोस्ट कॉमन यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके अलावा अपन अदर बात करेंगे, अदर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर ओफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज। मेल अगर मेल एडल्ट है, मेल एडल्ट, तो वहां पे ओर्चाइटिस देखने को मिलेगा, ओर्चाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पेरोटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटाइटिड ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड, पेरो, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। इसके अलावा आपको फीवर, फीवर, मसल पेन, ये सब आपको देखने को मिलेगा मम्स के अंदर। मम्स का अगर ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो ट्रीटमेंट यहाँ सिम्टोमेटिक रहेगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे नक्कल रिजिडिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। मम्स, अगर मेनिंजाइटिस की बात करें अपन, तो मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल भी होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की अपन बात करें तो वहां पे तीन साइन देखने को मिलेंगे, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, सबसे पहले नक्कल रिजिडिटी, नक्कल रिजिडिटी। इसके अलावा वहां पे मिलेगा आपको एक वुडिल्स की साइन, वुडिल्स की साइन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कर्निक साइन देखने को मिलेगा, कर्निक साइन। ये क्लासिकल फीचर होते हैं मेनिंजाइटिस के। अगर ब्लड सैंपल की अपन बात करें तो ब्लड सैंपल यहाँ पे सीएसएफ एनालिसिस लिया जाता है, सैंपल, ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता है, यहाँ पे सीएसएफ का सैंपल लिया जाता है, सीएसएफ सैंपल, सीएसएफ सैंपल लिया जाएगा। सीएसएफ सैंपल के अंदर बैक्टीरिया, प्रोटीन है बैक्टीरियल के अंदर, प्रोटीन इंक्रीज मिलेगा, ग्लूकोज है वो डिक्रीज मिलेगी। ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि सीएसएफ, सीएसएफ को, सीएसएफ लेने के बाद पोजीशन कौन सी देंगे, तो सुपाइन पोजीशन देखने को मिलेगी आफ्टर, आफ्टर सीएसएफ सैंपल, सुपाइन पोजीशन देनी है। बिफोर कौन से देंगे, बिफोर, बिफोर प्रोसीजर कौन से देंगे, बिफोर प्रोसीजर आपको सी सेप पोजीशन देनी है, सी सेप
पोजीशन, जिससे कि जो आपकी वर्टिब्रल डिस्क है वो अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाएंगी और वहां से सैंपल अच्छे से लिया जाएगा। अगर लंबर पंचर प्रोसीजर बोला जाता है इसको, लंबर पंचर। एडल्ट के अंदर अपन बात करें तो L3 L4 मोस्ट कॉमन साइट होती है। एडल्ट मोस्ट कॉमन साइट, L4 L5 चिल्ड्रन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से आपको CSF एनालिसिस, मेनिंजाइटिस, मम्स का यहाँ पे सारा क्लियर हो गया होगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है इन सभी सवालों को, इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। एडोलेसेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड विथ डायग्नोसिस ऑफ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, RMSF है। RMSF, R मतलब रॉकी, M फॉर माउंटेन, S फॉर स्पॉटेड, F for fever. The nurse anticipated that which medication will be prescribed. तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर गैंसिलोविर, जिसके अंदर वीर आता है, वो एंटी वायरल होती है, एंटी वायरल ड्रग होती है, एंटीवायरल ड्रग होती है। एम्फेटामिन पार्किंसन के अंदर यूज की जाती है, एंटी पार्किंसन। यहाँ पे यूज होगी डॉक्सीसाइक्लिन यूज की जाती है। एम्फेटोरसिन, एम्फेटोरसिन बी यहाँ पे यूज नहीं की जाती है। तो A, B और D मतलब 4 वाला आंसर यहाँ पे रॉन्ग होने वाला, ऑप्शन C जाएगा यहाँ पे, डॉक्सीसाइक्लिन राइट जाएगा। और एक्सप्लेनेशन आगे देख लें। द नर्सिंग केयर ऑफ एडोलेसेंट विद RMSF included the admission of doxycycline, alternative medication is chlorpheniramine. Ganciclovir is used to treat cytomegalovirus. Amantadine is used to treat Parkinson disease. Amphotericin B is used to fungal infection. सबसे पहले अपन बात करें कि RMSF का जो एजेंट है वो क्या होता है। एजेंट होता है रिक्टेक्सिया रिक्टेसी। ट्रांसमिशन इज वाया द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक। इन्फेक्टेड टिक के द्वारा बाइट करने से ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। A clinical nurse specialist asked to present a clinical conference to the student group about brain tumor in the children younger than 3 years. The nurse should include which information in the presentation? कि एक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट है जो बच्चों को, स्टूडेंट ग्रुप है उनकी कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस। तो इसके अंदर अगर ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन यंगर देन 3 ईयर के बारे में नर्स कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन करेगी? द नर्स शुड इंक्लूड विच इंफॉर्मेशन इन द प्रेजेंटेशन? ब्रेन ट्यूमर अगर बच्चों के अंदर है 3 साल से कम वालों के अंदर, तो इनके ट्रीटमेंट के अंदर या फिर इनके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन वो नर्स है वो प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड करेगी? द रेडिएशन इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। 3 साल से बच्चों के अंदर रेडिएशन ट्रीटमेंट चॉइस यहाँ पे नहीं रहने वाली। रेडिएशन के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मोर कॉम्प्लिकेशन, मोर कॉम्प्लिकेशन। रेडिएशन क्या कहते हैं? डीएनए को डिस्ट्रॉय कर, डीएनए ब्रेकडाउन। तो डीएनए ब्रेकडाउन करते को मोस्टली इसका मोस्टली साइड इफेक्ट की अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है फटिगनेस। फटिगनेस रेडियोथेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है फटिगनेस। तो ये यहाँ पे नहीं रहेगी। ऑप्शन 3 की बात करते हो, ए यहाँ पे रॉन्ग जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करें, हेड शेविंग इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर रिमूवल ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर की शेविंग है वो जरूरी नहीं है रिमूव करने से पहले। तो ब्रेन को क्लियर करना, वहां से हेयर्स रिमूव करना जरूरी है अगर ब्रेन ट्यूमर को वहां से हटाना है तो। सर्जरी इज नॉट नॉर्मली परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ फंक्शनल डिफिशिट। किसके अंदर जो सर्जरी है मोस्ट कॉमन वो यहाँ पे साइड नहीं होने, सर्जरी नॉट नॉर्मली परफॉर्म, सर्जरी परफॉर्म नहीं की जा सकती क्योंकि वहां पे रिस्क है कि फंक्शनल डिफिसिट यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेगी नर्स। ऑप्शन
ऑप्शन 2 बच गया, द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिम्टम आर हेडेक एंड वोमिटिंग। तो यहाँ पे राइट जाएगा। अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर हुआ है, ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी होगा तो वहां पे हेडेक तो होगा ही, हेडेक एंड वोमिटिंग, ये मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम यहाँ पे रहने वाले हैं। हेडेक, हेडेक क्या किस वजह से हो रहा है कि जो सप्रेशन कर रहा है आसपास की ऑर्गन्स है उनको सप्रेशन कर रहा है। और वोमिटिंग वहां पे इंक्रीज आईसीपी है तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी कुछ ना कुछ बाहर निकालना चाहेगी जिससे कि प्रेशर वहां पे रेगुलेट हो सके, इसलिए यहाँ पे वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी। तो इन चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करेगी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिम्टम आर हेडेक एंड वोमिटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द नर्स केयरिंग फॉर ए चाइल्ड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ ए डायग्नोसिस ऑफ वायरल न्यूमोनिया डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट प्लान टू द पेरेंट्स। कि एक नर्स है, एक जो बच्चा है उसका एडमिट है, बच्चा एडमिट है जिसकी नर्स केयर कर रही है, डायग्नोसिस है वायरल न्यूमोनिया, और डिस्क्राइब कर रही है पेरेंट को ट्रीटमेंट प्लान। द नर्स डिटरमाइन द नीड फॉर फर्दर टीचिंग व्हेन द पेरेंट मेक विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पेशेंट बच्चा है, बच्चा पेशेंट है, डायग्नोसिस है वायरल न्यूमोनिया, नर्स प्लान जो ट्रीटमेंट है वो डिस्क्राइब कर रही है पेरेंट्स को। तो इनमें से पेरेंट्स का कौन सा स्टेटमेंट होगा जिससे कि नर्स को वापस उन पेरेंट्स को समझाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसमें कौन सा सेंटेंस है जो पेरेंट्स है वो रॉन्ग बोल रहे हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे अपन को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन की अपन बात करें यहाँ पे, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल सिंस ऑक्सीजन इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल। हम हमें ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, जब से जब से पता चला है कि जो ऑक्सीजन है वो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, मतलब आग जलाने में बहुत ज्यादा सहायता करती है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है, ये मतलब स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो समझाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऑप्शन 4 की अपन बात करें, चेस्ट फिजियोथेरेपी विल लूजन द कंजेशन सो कफिंग विल क्लियर द लंग्स। ये जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है वो जो लंग्स के कंजेशन है, जो टाइटनेस है उसको वो लूज कर देगी, जिससे कि कफ है वो क्लियर हो जाएगा, लंग्स के अंदर से बलगम है वो लंग्स के अंदर से क्लियर होगा। तो ये राइट सही बोल रहे हैं पेरेंट्स। थर्ड है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉच द नीडल बी इंसर्टेड व्हेन इंट्रावेनस फ्लूइड आर नीडेड। कि नर्स जब फ्लूइड आईवी आप फ्लूइड लगा रहे हैं तो नीडल जब इंसर्ट करते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड के लिए तो उसको देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि नहीं देख पाते हैं। तो ये ऑप्शन इसके अगर सेंटेंस सही बोल रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सारे रॉन्ग है, अपन को एक गलत स्टेटमेंट बताना है। तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पे, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द चाइल्ड इज नॉट एलर्जिक टू एंटीबायोटिक दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को कोई भी एंटीबायोटिक से एलर्जी नहीं है। तो आपको ये चीज यहाँ पे पकड़नी थी, वायरल निमोनिया है तो एंटीबायोटिक नॉट यूज इन, एंटीबायोटिक नॉट यूज इन वायरल डिजीज। वायरल डिजीज के अंदर एंटीबायोटिक यूज नहीं किया जाता, वायरल के अंदर हमेशा एंटीवायरल यूज करेंगे। एंटीवायरल निमोनिया है, वायरल निमोनिया तो एंटीवायरल ड्रग यूज की जाएगी, जिसके अंदर लास्ट में विरिल आता है मोस्टली। एंटीवायरल के अंदर लास्ट में वीर आता है, वीर सफिक्स बोल सकते हैं अपन। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग आंसर को सिलेक्ट करना था, राइट आंसर इस अकॉर्डिंग आ जाएगा, पी स्टेटमेंट पेरेंट है वो गलत बोल रहे हैं। अगर अपन बात करें कि कोई भी अगर बैक्टीरियल डिजीज है और उसका सैंपल भेजना है कल्चर वगैरह, तो बिफोर एंटीबायोटिक भेजेंगे, बिफोर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक डोज कल्चर, ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर है वो बिफोर एंटीबायोटिक से पहले यहाँ पे भेजेंगे, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो तो। ये सब आपको ध्यान
रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ए चाइल्ड A child hospitalized with a diagnosis of lead poisoning is prescribed chelating therapy. एक बच्चा है हॉस्पिटलाइज्ड है, डायग्नोसिस है उसका लेड पॉइजनिंग और उसको चिलेटिन थेरेपी यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है। द नर्स केयरिंग फॉर द चाइल्ड शुड प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर विच मेडिकेशन, की नर्स इसके अंदर कौन सी मेडिकेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे तैयार करेगी। ऑप्शन ए की अपन बात करें, आईपी कैक सिरप। आईपी कैक सिरप हॉस्पिटलाइज के अंदर यूज की जाती है, लेकिन ये यहाँ पे ट्रीटमेंट यहाँ पे लेड पॉइजनिंग के अंदर यूज नहीं की जाती। एक्टिवेटेड चारकोल की अपन बात करें, एक्टिवेटेड चारकोल यहाँ पे अब्जॉर्प्शन को डिले करता है, अब्जॉर्प्शन डिले या फिर इनिबिट बोल सकते हैं, लेकिन ये भी लेड पॉइजनिंग के अंदर यूज नहीं किया जाता है, तो ये आंसर भी यहाँ पे रॉन्ग जाने वाला है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सैलिसिलेट के अंदर यूज किया जाता है, सैलिसिलेट पॉइजनिंग के अंदर यूज किया जाता है। लेड पॉइजनिंग के अंदर सिर्फ ओनली कैल्शियम सोडियम एटीटेट ईडीटी यूज किया जाता है। ये यहाँ पे ट्रीटमेंट चॉइस एक तरह से अपन बोल सकते हैं, यूज इन लेड पॉइजनिंग। जब चिलिटिन थेरेपी चल रही हो तो यहाँ पे हाइड्रेशन फुल देना होता है, हाइड्रेशन थेरेपी चलेगी साथ साथ। जो भी लेड है वो किडनी से एक्सक्रीट होगा, किडनी से एक्सक्रीट होगा। इसके अलावा किडनी की केएफटी फंक्शन यहाँ पे जांच करना रहेगा। नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है, इसलिए यहाँ पे किडनी की जांच केएफटी यहाँ पे रेगुलरली करवानी पड़ेगी, केएफटी टेस्ट, जिससे कि किडनी की फंक्शन का पता चल सके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, द नर्स इज परफॉर्मिंग पिन साइड केयर ऑन ए क्लाइंट इन skeletal traction. Which normal findings should the nurse expect to note when assessing the pin site? कि एक नर्स है जो केयर कर रही है पिन साइट के अंदर, क्लाइंट को स्केलेटल ट्रैक्शन लगा हुआ है। नॉर्मल फाइंडिंग कौन सी है, नर्स को फाइंडिंग देखने को मिलेगी जब वो असेस करे पिन साइट्स को, तो नॉर्मल कंडीशन कौन सी देखने को मिलेगी, नॉर्मल फाइंडिंग कौन सी है इनके अंदर। ऑप्शन 4 की अपन बात करें, रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द पेन साइट। रेड एंड स्वेलिंग अराउंड द पेन साइट नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे ये इन्फेक्शन को यहाँ पे इंडिकेट करती है। ऑप्शन 3 की बात, प्यूरिलेंट ड्रेनेज फ्रॉम द पिन साइट। प्यूरिलेंट ड्रेनेज ये भी इन्फेक्शन को यहाँ पे इंडिकेट करता है, इन्फेक्शन। ऑप्शन ए दे रखा है, लूज बट इंटैक्ट पिन साइट, कि लूज है लेकिन इंटैक्ट है, तो ये भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करने वाली कंडीशन, ये अबनॉर्मल कंडीशन है, अबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे मिलेगी, क्लियर ड्रेनेज फ्रॉम द पिन साइट। पिन साइट अगर क्लियर ड्रेनेज है तो वो नॉर्मल फाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो 1, 3 और 4 कंडीशन है, इनके अंदर इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ड्रेनेज प्रूलेंट एक ड्रेनेज का टाइप है, टाइप ऑफ ड्रेनेज टाइप। टाइप ऑफ ड्रेनेज की अपन बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप के ड्रेनेज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होता है सीरस होता है नॉर्मल, थोड़ा सा स्लाइटली येलो कलर आपको देखने को मिलेगा, स्लाइटली येलो कलर नॉर्मल कंडीशन के अंदर आएगा। सेकंड है सीरस होगा। दूसरा सांगुइनियस, ड्रेनेज, तो ये क्या है, इसके क्या, फ्रेश ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर आएगा, हैवी ड्रेनेज भी या हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो इन्फॉर्म करना था एससीपी को। थर्ड होता है सीरो सांगुइनियस, इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड होगा प्लस थोड़ा सा होगा सीरस,
ये अब ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर काउंट होता है। सबसे खतरनाक वाला होता है पुरुलेंट पुरुलेंट ड्रेनेज। पुरुलेंट के अंदर क्या होता है कि पस फॉर्मेशन हो जाता है, पस फॉर्मेशन प्लस येलो कलर ड्रेनेज देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। और इन्फेक्शियस कंडीशन है, इन्फेक्शियस कंडीशन इन्फॉर्म करना पड़ेगा एससीपी को। तो ये सब आपको ड्रेनेज के जो ड्रेनेज है फ्लूइड है उनको आपको ध्यान रखना है। एम्स 19 और 2018 के अंदर आपसे पूछा गया था ड्रेनेज के बारे में, कलर के बारे में। डॉक्टर आता है, ड्रेन लगा होता है, तो उनके अंदर ये डॉक्टर ये कलर देखते हैं, जिससे कि उनको पता चलता है कि कौन सा कलर कौन सी कंडीशन किस कंडीशन को दर्शा रही है, इन्फेक्शन फैला है या नहीं फैला है। वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।